दोस्तों, स्टूडेंट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पिछले 2 वीडियो में हमने सेल के बारे में अध्ययन किया था और आज हमने सेल डिवीज़न, एक महत्वपूर्ण सेक्शन है जो सेल चैप्टर के अंतर्गत आता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कोशिका विभाजन, जिसको हम लोग इंग्लिश में सेल डिवीज़न कहते हैं, सेल डिवीज़न होता क्या है? तो जिस जैविक प्रक्रिया द्वारा एक कोशिका विभाजित होकर 2 या अधिक कोशिकाएं उत्पन्न करती है, 2 या अधिक कोशिकाएं क्या करती है? उत्पन्न करती है, उसे कोशिका विभाजन कहते हैं। कोशिका विभाजन वस्तुतः कोशिका चक्र का एक चरण होता है। कोशिका विभाजन वस्तुतः कोशिका चक्र का एक चरण होता है। विभाजित होने वाली जो कोशिकाएं होती है ना, मातृ कोशिका है जिसको हम लोग मदर सेल कहते हैं, एवं विभाजन के फलस्वरूप जो कोशिका बनती है उसे हम लोग डॉटर सेल या पुत्री कोशिका कहते हैं। कोशिका विभाजन द्वारा ही जीवों के शरीर का वृद्धि और विकास होता है। इस क्रिया के फलस्वरूप ही घाव भरते हैं। तो मानव शरीर का एकमात्र ऐसी कोशिका जो ब्रेन में पाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं मस्तिष्क में पाया जाता है, नर्वस सेल जिसको हम लोग कहते हैं तंत्रिका कोशिका, नर्वस सेल जो होती है वो उस कोशिका का विभाजन नहीं होता। हमारे संपूर्ण बॉडी जो होती है कोशिकाओं का समूह होता है। जैसे एक बहुत सारे कोशिकाओं को मिलाकर एक उत्तक का निर्माण होता है, और बहुत सारे उत्तकों को मिलाकर एक अंग का निर्माण होता है, और बहुत सारे अंगों को मिलाकर एक बॉडी का निर्माण होता है। तो ऐसा कहा माना जाता है कि कोशिका जो होती है शरीर की सबसे छोटा अंग नहीं होता है, सबसे छोटा यूनिट होती है, सबसे छोटी इकाई होती है। तो कोशिका का विभाजन होना अति आवश्यक है। कोशिका के विभाजन के द्वारा ही हमारे बॉडी में कोई क्षतिपूर्ति हमेशा कोशिका अपने आप करता रहता है। और कोशिका विभाजन 3 प्रकार के होते हैं। पहला, जिसको हम लोग कहते हैं सिंपल शब्दों में द्विखंडन, जिसको हम लोग द्विखंडन कहते हैं। यह द्विखंडन होता है जिसको असूत्री विभाजन भी कहते हैं। यह असूत्री जो विभाजन होता है यह एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है। जैसे ये जो होती द्विखंडन, यह एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है, एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है। यह एक कोशिकीय, जैसे द्विखंडन के माध्यम से हम लोग एक कोशिकीय जीवों में यह द्विखंडन पाया जाता है। उदाहरण के लिए कह सकते हैं कवक, जीवाणु, नील हरित शैवाल, अमीबा, प्रोटोजोआ इत्यादि, इन सबों में द्विखंडन के माध्यम से, जिसको हम लोग असूत्री विभाजन भी कहते हैं। तो दूसरा है समसूत्री विभाजन। दूसरा समसूत्री विभाजन। तो समसूत्री विभाजन जिसको हम लोग मायोसिस कहते हैं, या यह विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है। यह जो विभाजन होती है यह कायिक कोशिकाओं में होती है। तो मायोसिस जिसको हम लोग कहते हैं समसूत्री विभाजन, यह कोशिका कायिक कोशिकाओं में होती है। और मायोसिस जो होता है, सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया था उस समय तक चलती रहती जब तक प्राणी भली भांति विकसित नहीं हो जाता। और ये भी हम लोग को पता है कि हमेशा हमारे बॉडी में बहुत सारे कोशिकाओं का निर्माण होता है और कोशिकाएं मरता है और वह पुनः निर्माण होता रहता है। कोशिका विभाजन जो होती है यह प्रक्रिया कोशिकाओं का जीनोम अपरिवर्तित रहता है, इसलिए विभाजन होने पर भी गुणसूत्रों की प्रकृति तत्पश्चात उसके बीचों में हमेशा बनी रहती है। यह समसूत्री विभाजन। कोशिका विभाजन जो होती है की प्रक्रिया कई प्रकार की होती है। जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका का विभाजन यूकैरियोटिक कोशिका से बिल्कुल अलग होता है। जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका हो गया, उसमें असूत्री विभाजन जिसको हम लोग द्विखंडन कहते हैं उस विभाजन से होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक, इसके बाद यूकैरियोटिक कोशिका होता है, उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो साधारण कोशिका विभाजन या सूत्रण विभाजन के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं। तो समसूत्री कोशिका विभाजन या समसूत्रण साधारण कोशिका विभाजन है। इसकी संपूर्ण प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी होती है। पहला चरण में हम लोग देखते हैं इस प्रक्रिया को 2 चरणों में। प्रथम चरण में कोशिका का जो केंद्रक होता है उसका विभाजन होता है, वही दूसरी चरण में इसका क्या कहते हैं, उसको केंद्रक का विभाजन होता है। तो इसलिए हम लोग इसको
कैरियोनाइनेसिस कहते हैं। विभाजन के द्वितीय चरण में जो होती है कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। इस प्रक्रिया में कोशिका द्रव्य विभाजन का इस प्रक्रिया को कोशिका द्रव्य विभाजन कहते हैं। कोशिका विभाजन के अंत में मातृ कोशिका पुत्री कोशिका में बदल जाती है। तो समसूत्री विभाजन के बारे में एक बार रिकॉल कर लेते हैं। समसूत्री विभाजन में कोशिका विभाजन 2 चरणों में पूरा होता है। पहला चरण में केंद्रक का विभाजन होता है और दूसरा चरण में क्या होता है कि कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, जिससे क्या होता है मातृ कोशिका पुत्री कोशिका में बदल जाती है। सूत्री विभाजन की क्रिया केंद्रक का विभाजन 5 अवस्थाओं में पूर्ण होता है, जिसको हम लोग कहते हैं, पहला कहते हैं इंटरफेस, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेज और टेलोफेज भी कहते हैं। और अर्धसूत्री विभाजन के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। अर्धसूत्री विभाजन जो होता है, यह विभाजन लैंगिक जनन करने वाले जीवों द्वारा जनन कोशिकाओं तथा थाइलोफाइटा के युग्मक जाइगोटा में होता है। इससे गुणित लिंग कोशिकाओं अथवा युग्मकों, जिसको हम लोग जीमेट्स कहते हैं, निर्माण होता है। इन युग्मकों की संख्या जनक कोशिकाओं की तुलना में आधी रहती है। अर्धसूत्री विभाजन का भी प्रथम चरण होता है और इसका अर्धसूत्री विभाजन जो होती है ये भी 2 चरणों में संपन्न होती है। तो आइए उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। अर्धसूत्री विभाजन एक क्रम विकास के लिए जो होता है कोशिका विभाजन का होना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि बिना कोशिका विभाजन के कोई जीव बढ़ ही नहीं सकता है। और इसलिए ऐसा कहा जाता है कि मानव का जो मस्तिष्क होता है, जिसमें एक सेल पाया जाता है तंत्रिका सेल, उसका कोई विभाजन नहीं होता है। अतः डॉक्टरों द्वारा उचित सलाह यह दिया जाता है कि सर को बचा के रखना चाहिए, क्योंकि उसमें कोशिका विभाजन होगा ही नहीं तो चोट लगने से वो ठीक हो नहीं पाएगा। अतः व्यक्ति की मौत आसानी से हो जाती है। तो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा हम लोग थोड़ा और पढ़ लेते हैं। दूसरा चरण में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन प्रथम कोशिका विभाजन की अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि इस विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। इस विभाजन में होता है क्या, गुणसूत्रों की संख्या बिल्कुल आधी रह जाती है। आधी मतलब 1/2 हो जाती है। जैसे पहले अगर मानव जीवन में बात किया जाए तो 23 जोड़ा मतलब 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें 23 जोड़ा में 22 जोड़ा जो होती है पुरुष और महिला दोनों में 22 जोड़ा क्या होता है, बिल्कुल समान होता है। और जबकि एक जोड़ा जो होता है एक इसमें महिला में XX और पुरुष में क्या होता है, यह पुरुष में होता है क्या, XY, जिससे मतलब मानव बच्चा का लिंग का निर्धारण इसी XY क्रोमोसोम। कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आज हल कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने पार्ट 1 में क्लियर किया था, तो आज पार्ट 3 में उसमें का बचा हुआ कुछ क्वेश्चन 7 से शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है, कोशिका निम्नलिखित में से क्या होता है कि नाभिक जिसको हम लोग कहते हैं उसमें नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं निम्नलिखित में से किस प्राणी जगत में पाई जाती है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका मोनेरा संघ में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ज्ञात सबसे छोटी प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है। तो सबसे छोटी प्रोकैरियोटिक जीव माइकोप्लाज्मा है, जबकि सबसे बड़ा प्रोकैरियोटिक कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि यूकैरियोटिक कोशिका में RNA का संश्लेषण कहाँ होता है। तो यूकैरियोटिक कोशिका में RNA का जो संश्लेषण होता है वह होता क्या है, न्यूक्लियस में होता है, जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस में होता है। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है। तो फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक भिन्न है। तो प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक भिन्न है अस्पष्ट झिल्ली की अनुपस्थिति के कारण यह भिन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से कौन सा यूकैरियोटिक कोशिका की विशेषता नहीं है? यूकैरियोटिक कोशिका की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 में देख लेते हैं कि क्या है। कह रहा है कि न्यूक्लियस अच्छी तरह से व्यवस्थित होते थे। यूकैरियोटिक में बिल्कुल होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी उपस्थित होता है, परमाणु जिसको हम प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं वो भी मौजूद है, लेकिन पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होता है। ये बिल्कुल गलत है। पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट जो होता है अनुपस्थित नहीं, उपस्थित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। तो कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति कैसी होती है? तो कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति जो होती है अर्धपारगम्य होती है। कोशिका झिल्ली की प्रकृति अर्धपारगम्य होती है, वही कोशिका भित्ति की जो प्रवृत्ति होती है वह पारगम्य होती है। तो क्वेश्चन को थोड़ा गौर से पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 15, प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन चयनात्मक पारगम्य झिल्ली बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड दोनों से बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, लिपिड क्या है? लिपिड क्या है? तो लिपिड जो है कोलेस्ट्रॉल और ट्रांस फैटी एसिड जो होती है लिपिड का एक प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 17 में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, उच्च सांद्रता के क्षेत्र से उसकी कम सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ एक कोशिका झिल्ली के माध्यम से होने वाले अणुओं के संचलन को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं सक्रिय आवागमन कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं उसको? सक्रिय आवागमन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। तो अभी कुछ देर पहले हमने बताया कि पादप कोशिका वनस्पति कोशिका मुख्यतः किसी से बनी होती है? तो पादप कोशिका या वनस्पति कोशिका भित्ति जो होती है मुख्यतः सेल्यूलोज की बना होता है, सेल्यूलोज की बनी होती है। ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन, सेल्यूलोज भित्ति किसकी सेलों में पाई जाती है? तो सेल्यूलोज जो होती है यह पादप सेल जिसको हम लोग कहते हैं प्लांट सेल में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 20, कोशिका भित्ति किस प्रवृत्ति होती है? तो कोशिका भित्ति जो होती है पारगम्य होती है, लेकिन वही कोशिका झिल्ली रहता तो अर्ध पारगम्य होता। ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस में कोशिका भित्ति नहीं होता है? तो कोशिका भित्ति जो होती है माइकोप्लाज्मा में नहीं होता है, क्योंकि यह एक कोशिकीय जीव होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिका या वनस्पति कोशिका में स्थित होता है? तो पादप कोशिका और वनस्पति कोशिका में जो होती है कोशिका भित्ति होता है। ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। निम्नलिखित किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो यह भी होगा कोशिका भित्ति के कारण ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, संरचनाओं के कौन से युग्म प्रायः पादप और जंतु कोशिका में पाए जाते हैं? मतलब दोनों में पाए जाते हैं। तो हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। संरचनाओं के कह रहा है कि कोशिका भित्ति और न्यूक्लियस। कोशिका भित्ति तो प्लांट सेल में पाया जाता है, तो ये तो होगा नहीं। न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस तो जंतु सेल में पाया जाता है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये तो पादप सेल में अंतर द्रव्य जालिका जिसको हम लोग इंटरप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं वो, और कोशिका कला को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर रुख करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से भाग वनस्पति और जंतु कोशिका दोनों में पाए जाते हैं? तो कोशिका कला, हरित लवक, ये तो कोशिका कला तो जंतु कोशिका में पाई जाती है, लेकिन हरित लवक तो पादप सेल में पाया जाता है, तो ये तो होगा नहीं। कोशिका भित्ति, केंद्रक, रिक्तिकाएँ, ये तो जंतु कोशिका में पाया जाता है। रिक्तिकाएँ तो पादप सेल में पाए जाते हैं, ये भी पादप सेल में पाया जाता है, ये तो होगा नहीं। ये तीनों पादप सेल में पाए जाते हैं। कोशिका कला, कोशिका द्रव्य और केंद्रक, यही हो जाएगा हम लोग का आंसर, यही हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी, अंतर्द्रव्य जालिकाएं और कोशिका कला। तो आज के इतना ही। जय हिंद, मिलते हैं